अस्सलाम वालेकुम। STA301 के आज हम इस वीडियो के अंदर 4 से 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि STA301 के मेन टॉपिक्स भी हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने एक तो स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। इसे शुरू से लेके आपने एंड तक देखना है। आपके तकरीबन 4 से 5 लेक्चर प्लस आपके बेसिक स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इंशाल्लाह फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हो सकता है इस वीडियो की लेंथ आज थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने इसे मिस नहीं करना। इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। इसमें हम कह लें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूटी वेरिएबल वगैरह वगैरह, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मॉड, अरिथमेटिक मीन, विजिट्स मीन, मीडियन मीडियन उसके बाद करल्टाइल्स, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके दरमियान रिलेशनशिप, रेंज, करल्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छे तरीके से हो सके मैं आपको समझाऊं। तो ये मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, इसका यूनिट नंबर 6 जिसका आपको मैं रेफरेंस देता था कि आप वहां से पढ़ें। तो आज सिर्फ STA301 के लिए लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट जो है हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही आपकी STA301 में है। सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट आपने लेने हैं और वो एक जगह पे आपको एक यूनिट के अंदर मिल गए हैं। STA301 में मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, हालांकि ये वहाँ पे भी मौजूद है। वहाँ पे ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा का एक जगह पे यानी मिलना मुश्किल है कि आपको वो पहले ग्रुप डेटा डिफाइन करता है फिर अनग्रुप डेटा डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे एक ही पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना एडवांस लेवल का नहीं है स्टैटिस्टिक, लेकिन फार्मूलाज वही हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक के ऊपर ये लेक्चर नंबर 6 है इनका, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है ये, मैथमेटिक्स 10th क्लास की। उसमें उसने सबसे पहले कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ अब्रिविएशन falling in each group corresponding to the respective groups। यानी डेटा जो है आपके पास जो टेबल्स की फॉर्म में जो आपके पास आता है, आप उन्हें क्लासीफाइंग करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। फिर आप उनमें से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो जितनी बार आया नंबर आप उसे निकालते हैं हर ग्रुप में से, और डेटा को आप एक ग्रुप की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यानी, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए मेथड टू समराइज डेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। उसने कहा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, ये इसके बेसिक उसने कहा है कि दीज आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डेटा इनटू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट क्या होता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल उसने कहा है following steps are involved in making of discrete frequency distribution। उसने कहा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो कम से कम यानी छोटी से छोटी वैल्यू को निकालना और उसमें से बड़ी वैल्यू को निकालना। और फिर उसे क्या है इन द डेटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम फॉर मिनिमम टू मैक्सिमम। यानी ये उसने कहा है कि उन्हें एक तरतीब के साथ लिखना मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। उसके बाद उसने कहा काउंट द टैली राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द टोटल फ्रीक्वेंसी कॉलम। यहाँ पे आपने उसने कहा कि टोटल लिखना है, और टोटल लिखने के बाद आपने यहाँ पे उसका टोटल लिखना है और इसे काउंट करना है। ये टैली मार्क या टैली निशान कहलाता है, ठीक है। उसने आपको डेटा दिया कि 5 coins आर टॉस 20 टाइम्स, 5 सिक्कों को 20 दफ़ा हवा में उछाला है, टॉस किया है। एंड द नंबर ऑफ हेड्स, और जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो रिकॉर्ड किए थे हर टास्क के। उसने कहा जी 3 4 2 3 3 ये हेड्स आए हैं उसने 20 टाइम जो 5 कॉइन्स का टास्क किया है। यानी ये जो पहले 3 है इसका मतलब है कि 3 बार हेड आया, 2 बार टेल आया होगा। सिर्फ उसने हेड्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है और ये 20 है ये टोटल। तो ये नंबर ऑफ उसने कहा है कि हेड्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो हेड्स आए हैं सिर्फ।
अब उसने कहा लेट करते हैं कि आपके पास x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है, यानी क्लास आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब उसने कहा है जी एक आपके पास 5 सिक्के थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के पूरे हो गए आपके पास। अब 5 सिक्कों में जो पहला सिक्का है या जो पहली क्लास बनती है वो कितनी दफ़ा आई है? ठीक है, 3 टाइम्स आपके पास है तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 बनती है। जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतने ही टैली निशान होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 आपके पास जो क्लास है सेकंड क्लास, यानी दो सिक्कों या दो नंबर वाले जो क्लास है वो आपके पास कितनी दफ़ा आई है, ये आपने सारे 2 काउंट करने हैं। ठीक है, ये आपके पास जितने बनते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है, ये 8 बनते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर 8 आएगा। और यहाँ पे 8 कैसे लिखेंगे? 5 के लिए 4 लाइनें लगा के 5 ये होगी और 3 ये होगी, 8 पूरी होगी। इसी तरह 3 के लिए उसने कहा जी फ्रीक्वेंसी 5 है तो टैली निशान में 5 लगाएंगे, 3 ये 4 और ये 5 होगी। इसी तरह 3 और फिर 1। अब उसने कहा है जी कंटिन्यूस के लिए क्या है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए उसने कहा है एक तो आपको उसकी रेंज पता होनी चाहिए, और रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू एक्स की, यानी क्लासेस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये मैक्स है और ये मिन है, यानी मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपने उनके दरमियान मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू निकाल देनी और वो आपके पास उस क्लास की रेंज आ जाएगी कि कितनी वैल्यूज का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद उसने कहा डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब आपने डिनोट इट के किया हुआ उसने कहा कि एक नंबर आपने अपनी पसंद का डिसाइड कर लेना और उसे उसने कहा हुआ कि वो के है। into which data is be classified usually an integer between 5 and 20। 5 और 20 के दरमियान it upon depends the range, वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नंबर लेते हैं या क्या नंबर आप चूज करते हैं। उसने इन्हें डिवाइड किया, सम करने के बाद इन्हें डिवाइडेड बाय 2 किया। लेट से वो आपके पास कोई नंबर आ गया, वो 7.9 आ गया, या ये उसने इंटरवल के लिए उसने एच से डिनोट किया। एच बराबर है रेंज ओवर के उसने कहा था अपनी मर्जी का डिनोट कर लें कोई भी नंबर। ठीक है, वो के होगा। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या आई थी? हमारे पास रेंज लेट से आ गई थी हमारे पास 7.1 या 7.9। 7.9 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो वो 8 के करीब करीब आ जाता है। तो उसने कहा जी एच जो है वो 8 होगा। जो एच बनता है यानी एच जो बनता है वो 8 है। अब इनके दरमियान फ़र्क आपने 8 का रख के आपने इसकी क्लासेस बना लेनी है। अगर वो आपको इंटरवल नहीं देता, मोस्टली वो आपको इंटरवल दे देगा, आपको ये इंटरवल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा स्टार्टिंग विद द क्लासेस आर ग्रुप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड कीपिंग द व्यू द साइज ऑफ ए क्लास। क्लास के साइज के हिसाब से हम अपनी जो क्लासेस हैं वो बनाते हैं, फिर हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं यूजुअली टेलीमार्क, यूजिंग टेलीमार्क्स को हम करके टेलीमार्क के यानी निशान लगा के फिर हम उनकी क्लासेस की या ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे ही होती है। काउंट द नंबर ऑफ टेली मार्क्स एंड रिकॉर्ड देम इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम फॉर ईच क्लास। इसी तरह उसने कहा है कि टेली निशान को आप काउंट करें, उसके सामने जो आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं वो वहाँ पे आप उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी लिखें जितने टेली निशान है। एक एग्जांपल है, उसने कहा जी फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इनकी क्लासेस का जो साइज़ है वो 10 है। ठीक है, अब उसने आपको क्लासेस का साइज जो है वो 10 दे दिया है और ये उसने 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया आपको कि इतने नंबर आए हैं। अब उसने कहा लेट करते हैं कि जो कैपिटल एक्स है ये मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो आपने यहाँ से साइज अगर आपने निकालना है, ठीक है, तो उसने वैसे बताया हुआ है कि 10 है, वरना रेंज ओवर के वाला जो फार्मूला ऊपर पढ़ के हैं वो हमने लगाना था। अब हमें पता है कि साइज इनका जो इंटरवल है वो हमारे पास 10 है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, इंटरवल आपके पास ये है। ये उसने बताया था कि इनका क्लास का इंटरवल जो है यानी गैप जो बनता है वो 10 है। अब अगर 10 हो इंटरवल तो फिर 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज होती हैं।
ये इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ये क्लासेस आपने अपने पास से बनानी होती हैं डेटा को देख के कि सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है। आपके पास 2 है तो 2 से छोटा आप 1 से भी शुरू कर सकते थे वैल्यू। 0 भी किसी बच्चे का आ सकता था तो 0 से शुरू कर ली, यानी मिनिमम जहाँ से हम चाहें वहां से शुरू कर सकते हैं। 0 से शुरू की, 0 से लेके 9 तक 10 बनती हैं वैल्यूज, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट हो गए, और ये 0 भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो 10 डिजिट पूरे हो गए। इसी तरह 10 से लेके 19 तक 10 भी शामिल होगा। 10 से लेके 19 तक 9 डिजिट बनते हैं, यानी जो 10 है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसी तरह 20 फिर एक बढ़ाते जाते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें एक बढ़ाते जाते हैं और वो लिखते जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो 9 में हर बार 10 जमा किए हुए और ये रिजल्ट इनके सामने लिखा है। इसी तरह 0 में हर बार 10 जमा किए तो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लासेस बन गई। अब 0 से लेके 9 तक आपके पास जितने नंबर आए वो आपने लिखने, इसमें 0 भी शामिल है, इसमें 9 भी शामिल है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 7 आए थे। तो ये ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें बच्चों के यानी 0 से लेके 9 नंबर तक जिनके नंबर आए हैं वो ये हैं, सिर्फ वो 2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन आपके सामने ही, एक 2 और एक 7 है। इसी तरह 10 से लेके 19 तक आपके पास कितनी बनती हैं, तो वो ये बनती हैं, तो ये 10 आए हैं स्टूडेंट। इस तरह बाद में आपने फ्रीक्वेंसी के नीचे यहाँ पे टोटल नंबर लिखने होते हैं इनके, और यहाँ पे इंग्लिश में टोटल लिख लेना होता है। बस ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए आपने टैली निशान भी लगाना होता है। ऊपर उसने ऑब्जर्वेशन लिखा है तो नीचे ये उसने यहाँ पे लिख दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। अब उसने कहा है जी कंसेप्ट इन्वॉल्व इनटू कंटिन्यूड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे उसने कहा है जी कंटिन्यूड अगर हो तो उसने कहा है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने टेबल बनाना तो उसके लिए आपने क्लास की लिमिट और क्लास बाउंड्रीज निकालनी होती है। क्लास की लिमिट क्या होती है? हर क्लास के अंदर 2 किस्म की लिमिट होती है, एक उसकी क्लास की लोअर लिमिट होती है, एक उस क्लास की अपर लिमिट होती है। अब लोअर लिमिट क्या होती है? लोअर लिमिट होती है किसी क्लास में, सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके जैसे 9 था ऊपर वैल्यूज, तो वो 0.5 और 9.5 मैंने पहले -0.5 और 9.5 मैंने पहले बताया हुआ STA 301 के लेक्चर्स के अंदर कि हम 0.5 लोअर लिमिट में से निकालते हैं 0.5 और अपर लिमिट में हम 0.5 जमा करते हैं। उसके बाद हम क्या है कि उसमें क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल विच आर अप्रॉक्सीमेट टू रिकॉर्ड एनी ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे उसने कहा है कि इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनकी जो लिमिट बनती है, जो वो वैल्यूज आती हैं, मसलन 0 से लेकर 9 तक, ये एक इसकी एक की बाउंड्रीज है, यानी 0 से लेकर 9 तक वो बाउंड हो गया। उसके बाद उसने कहा है यहाँ पे दिया जाए क्लास लिमिट या क्लास रिकॉर्ड क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव वैल्यूज के दरमियान उसने कहा कि वो वैल्यूज होती हैं यानी बाउंड होकर रह जाती हैं। उसके बाद है मिड पॉइंट या क्लास मार्क। मिड पॉइंट क्या होता है? 2 वैल्यूज को जमा कर देना और तकसीम 2 पे कर देना, उनके दरमियान कोई वैल्यू होती है उसे कहते हैं मिड पॉइंट। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अपर क्लास, ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को या उसने कहा बाउंड्री को हम क्या कहते हैं कि उसे जमा करते जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को, वो हमें क्या कहलाती है? वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूं कि क्लास लिमिट्स क्या है। लिमिट ये है कि 0 से लेकर 9 तक एक क्लास लिमिट है, इसका इंटरवल 10 है। क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं? इसमें 0.5 निकालते जाते हैं, ठीक है। ये निकाले में एक में 0 में से 0.5 निकाले, 0 माइनस का 0.5, 10 में से 0.5 निकालेंगे 9.5। इसी तरह इसमें से माइनस करते जाते हैं 0.5 और इसमें 9.5 जमा करते रहते हैं, सॉरी 0.5 जमा करते रहते हैं। 9 में 0.5 जमा करेंगे 9.5, 19.5, 29.5। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जमा करते हैं और तकसीम 2 कर देते हैं। हर नंबर को 2 पे तकसीम किया हुआ और आपस में उन्हें जमा किया हुआ। 0 जमा 9 तकसीम 2 4.5, 10 जमा 19 तकसीम 2 14.5। इसी तरह आपके पास ये सारा डेटा आएगा। फ्रीक्वेंसी ऊपर उसने दी हुई थी कि 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज कितनी आई है, वो ये लिखा हुआ। अब बारी आ गई कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं? फ्रीक्वेंसी के सम को कहते हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी यही वाली इसी तरह लिखते हैं, उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी को जमा करते जाते हैं, ठीक है। ये इस फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी सम की है और जो रिजल्ट आया वो ये है।
इसी तरह अब ये जो हमारे पास 12 आया है, इस 12 को हमने अगली फ्रीक्वेंसी में जमा करना होता है और यहाँ पे लिखना होता है। फिर जो रिजल्ट आता है सेम इसी तरह उसको अगली फ्रीक्वेंसी में जमा करते जाएंगे, सेम उनके सामने फिर रिजल्ट लिखते जाएंगे। तो ये कहलाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का सम। इसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है कि एडजेसेंट रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास होते हैं, हम बॉक्स बनाते हैं और उनका डाटा हम लिखते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर हिस्टोरिकल फॉर्म में, ठीक है। हम उसका किसकी फॉर्म में, यानी इमेजेस की फॉर्म में हम उसका डेटा लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट करें इसकी एक आप हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले उसने कहा है कि मार्क द वैल्यूज वेरिएबल जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सूटेबल इंटरवल, अपनी पसंद का उसने कहा इंटरवल रखें, गैप यानी रखना है। और जो फ्रीक्वेंसी है ये आपने याद रखनी है, क्लासेस का साइज या क्लासेस नीचे दी है उसने और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है, ये हिस्टोग्राम में उसने कहा है, ठीक है। तो आपने 0 से लेके -0.5 से लेके 0.5 तक आपके पास लेट से वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे आपने 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा दी। अब 0.5 से लेके 1.5 तक आपके पास वैल्यूज इतनी आई है, तो आपने ये लाइन लगाई। इसी तरह करके उसने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मेक एन हिस्टोग्राम, इसकी हिस्टोग्राम बनाए, इसकी हिस्टोग्राम उसने ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। तो ये उसने अब इसकी बना दी -0.5 से लेकर 9.5, उस वहां तक वैल्यू कहाँ आती है 2 तक, तो आपने 2 तक ये लाइन उठानी है और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना। इसी तरह 9.5 से लेके 19.5 तक फ्रीक्वेंसी 10 थी, तो ये 9.5 वाली लाइन आपने 10 तक उठानी है। 10 के बाद आपने क्या करनी है कि यहाँ से वही लाइन नीचे लेके आनी है 19.5 तक, फिर आगे इसी तरह आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है हमारे पास अनइक्वल इंटरवल ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में किसी के जो इंटरवल है वो ना इक्वल हो तो फिर उनमें गैप इस तरह रख देना। तो ये उसने निकाला वह इंटरवल, उसने कहा लेट से आपके पास ये हो, फ्रीक्वेंसी ये हो। तो ये आपके टॉपिक नहीं है आपकी हैंडआउट्स में STA 301 में, तो ये थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन किसे कहते हैं, बेसिकली पॉली कहते हैं मैनी को, गन्स कहते हैं डॉट्स को, यानी जो मैनी डॉट्स से मिल के बने उसे कहते हैं पॉलीगन। उसने कहा एक मैनी साइडेड क्लोज फिगर होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, आपको उसने डेटा दिया, आपने उसकी क्लास बाउंड्रीज निकाली, क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद आगे फ्रीक्वेंसी लिखी। क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद एक चीज इसमें और जरूरी होती है, इसमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है, तो आपने इनका मिड पॉइंट भी निकालना है, इन दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी इसके अलॉन्ग और यहाँ पे आपके मिड पॉइंट्स आएंगे। मिड पॉइंट अब क्या है आपके पास 4.5 और 0, ठीक है। तो 4.5 आपके पास ये बनता है और 0 आपके पास यहाँ पे है, तो आपने यहीं पे एक डॉट लगाया। उसके बाद 14.5 यानी अगर आप कहें कि यहाँ पे आपने 14.5 और कामा 10 लगाया, ठीक है। तो ये आपने 14.5 और 10 जहाँ पे बनते हैं वहां पे एक डॉट लगाना होता है, ठीक है। तो लट से ये इससे ऊपर बनता है, ठीक है। 14.5 और 10 यहाँ पे आ गया। इसी तरह 24.5 और 5, ठीक है। 24.5 आपके पास ये है और 5 ये यहाँ पे डॉट लगा है, बाद में उसे आपने ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह बनती है। इसमें पहली क्लास आपने अपने पास से लेनी होती है जो इस सवाल में नहीं है। 10 और 19 आपके पास ये वाली क्लास बनती है, इससे पहले आपने क्लास लेनी है क्योंकि फिगर कहीं ना कहीं से शुरू करना है। इसी तरह एंड पे भी आपने अपने पास से क्लास लेनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी ताकि वो क्लास भी कहीं ना कहीं एंड हो सके। तो ये हवा में, वरना ये लाइन रह जानी थी, इसलिए हमने अपने पास ये दो चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद कम्युलेटिव क्लास बाउंड्रीज जो है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया था कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट क्या होती है। इसमें उसने बड़ी वैल्यूज को लिया हुआ है, यानी ये अपर लिमिट है। उसने कहा कि जो दूसरी वैल्यू है वो ये इससे लेस होगी, लेस देन 19.5, ये इसकी बाउंड्रीज हैं बेसिकली, ठीक है। यानी जो 10 से शुरू होंगी 19.5 तक जाएंगी लेकिन इससे कम होंगी, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं, यानी एक मुय्यना हद होती है कि इनके दरमियान दरमियान, यानी इस यहाँ से शुरू हो सकती हैं वैल्यूज लेकिन इससे बढ़ेंगी नहीं, इसके दरमियान दरमियान कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो गया। उसके बाद है ओगिव, पॉलीगन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आते हैं जी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे पास क्या है
उसने कहा जी डेटा को जो हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है, द पर्पज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल टेक्निक्स टू व्यू एंड समराइज द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा इन ए सिंपल मैनर, कि हम मुख्तलिफ किस्म के डेटा को रैंडमली जो उसने डेटा दिया और ठीक है रॉ मटेरियल की फॉर्म में कहीं भी यानी उसने तरतीब ना दी हो, डिसऑर्डर हो, ऑर्डर ना दिया गया हो कोई, तो उसे हम एक एफिशिएंट वे में हम जो रिप्रेजेंट करवाते हैं इस सारे को, उसने कहा है कि इसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, द मेजरमेंट और टेक्निक यूज, जो इस टेक्निक को जो हम इस्तेमाल करते हैं ये कहलाती है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन, मीडियन, मॉड, कर्टाइल्स और कर्टाइल्स हैं, कर्टाइल्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करते हैं, मीन का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स का बार बराबर होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये होते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यानी सारी वैल्यूज को सम करना है और डिवाइडेड बाय जितनी वो बनती हैं उस पे डिवाइड करना है। उसके बाद है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी उसने कहा दीज आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, ये दो तरह का होता है। अनग्रुप डेटा अलग किस्म के लिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला और है, ग्रुप डेटा के लिए और है। ठीक है, तो उसने कहा है कि हम इनको एक्सप्लेन करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स की साथ। ठीक है, अनग्रुप डेटा अगर आपके पास हो, अनग्रुप से मुराद क्या है, उसने कहा जी फॉर अनग्रुप डेटा वो यूज थ्री अप्रोच टू फाइंड द मीन, दीज आर फॉलोज। सबसे पहले उसने कहा डायरेक्ट मेथड, यानी बाय डेफिनेशन के हिसाब से। अब डायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं उन्हें हम सम करते हैं और जितने वो नंबर उन पे काउंट करके हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। ये बनता है अनग्रुप डेटा में। अनग्रुप डेटा कौन सा होता है, लेट से आपके पास डेटा है 0 1 2 कामा से सेपरेट है, ये 4 5 6 7, इस तरह आपके पास कोई डेटा हो तो इसे कहते हैं अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा क्या होता है, लेट से 0 1, ठीक है, स्पेस दे दे के 0 से 9, 5 से लेके 6 तक या 9 तक, ये जो डेटा होता है हमारे पास ये ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ऐसे हमने क्लासेस में लिखा होता है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रुप्ड, ग्रुप्ड की फॉर्म में। ठीक है, और जो ऊपर वाला है ये हमारे पास अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्क होता है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड की फॉर्म में। तो इस तरह की फॉर्म में हो तो सिर्फ इनके दरमियान हम जमा लगाते हैं और ये जितने बनते हैं उतने पे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये जैसे किया हुआ जी उसने कि ये 7 नंबर बनते थे तो उसे हमने क्या किया कि उन दो सबको सम किया और उस पर डिवाइड किया, तो आपके पास ये मीन निकल आया। उसके बाद इनडायरेक्ट या शॉर्टकट या कोडिंग मेथड किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम मीन निकालते हैं फिर किसी एक नंबर में से हम उसे निकालते रहते हैं। फिर उसने कहा जी अगर आपके पास इनडायरेक्ट मेथड के लिए दो फार्मूले हैं, अपनी पसंद का आप एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने डायरेक्ट डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर कोई भी आप अपनी मर्जी से एक्स में से कोई भी अपनी मर्जी का एक नंबर आप निकाल सकते हैं। या फिर आपने अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स का बार यानी मीन, मीन आपने ये निकाला हुआ है। ठीक है, आप इसमें से भी कोई नंबर निकाल सकते हैं, यानी जो एक्स या क्लासेज है ना जो उसमें से हम ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं, मीन वाली भी और अपनी मर्जी से क्लासेज में से कोई एक कांस्टेंट नंबर भी। उसके बाद क्या है कि x का बार बराबर होता है a प्लस समेशन डी बाय में n या फिर a प्लस समेशन u बाय में n मल्टीप्लाई बाय h। ये वाला फार्मूला जरा लेंथी हो जाएगा। d बराबर होता है x माइनस a के, x क्लासेज होती हैं और a आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये वाला आसान रह जाता है। तो ये जब आगे आएगा फार्मूला मैं आपको समझा दूंगा। ये u लगाया हुआ, u बराबर होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय 100 के किया हुआ उसने डिवाइडेड बाय, तो ये आप d बराबर x माइनस ए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, आपने अपनी पसंद का नंबर लेना है। लेट्स से उसने कहा वही अज्यूम a जो है वो 13,000 है, अपने मर्जी से उसने एक नंबर लिया उसमें से। h जो है वो इनकी क्लास का इंटरवल, ठीक है, तो ये उसने इंटरवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसने ये हल किया हुआ है, दोनों फार्मूलाज का उसने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये वो लगा सकते हैं आप। अब जब डेटा ग्रुप्स की फॉर्म में हो तो मीन कैसे मालूम करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। ये आपके पास x का बार बराबर है समेशन एफ ऑफ एक्स बाय में समेशन एफ। और इनडायरेक्ट मेथड से आप कैसे मालूम करेंगे, उसने कहा जी x का बार बराबर है a प्लस समेशन एफ ऑफ डी बाय में समेशन एफ, या फिर वही समेशन एफ ऑफ u मल्टी डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h।
तो यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ f को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास f ऑफ x आता जाएगा। सेम इसी तरह आपने ये मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट की हुई है। अब विजिट्स मीन और मीन में फ़र्क क्या होता है? मीन में सिर्फ ये है कि समेशन एफ ऑफ एक्स बाय में समेशन एफ होता है। विजिट्स मीन में क्या है? समेशन एफ ऑफ डब्ल्यू बाय में समेशन डब्ल्यू होगा। और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता विजिट्स मीन और मीन, क्योंकि उसमें मीन होता है, इसमें इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी होती है, चीज़ एक ही है। अब अरिथमेटिक मीन मालूम किया हुआ उसने, ठीक है, उसने कहा है शॉर्टकट फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जबकि एक्स की कीमत ये हो। तो ये उसने दो फार्मूलाज आपने देख लेने हैं, इन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ है। अब बारी आती है मीडियन की। मीडियन को एक्स टाइल्ड से, इस छोटे से मद्दा को हम पढ़ते हैं टाइल्ड, TILDE। तो एक्स टाइल्ड यानी मीडियन किसके बराबर होता है? मीडियन, फिर आगे ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा आपके पास आ जाती है, उसके दो केस बन जाते हैं। फिर अब कैसे मालूम कर सकते हैं? उसने कहा है कि अगर हम एक्स टाइल्ड बराबर हो साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2 टीथ ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपके पास इवन क्लासेस हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और ऑड क्लासेस हो यानी ऑड के लिए ये वाला और इवन के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अब क्या करना होता है आपने कि अगर आपके पास कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 6 को डिवाइडेड बाय 2 किया, वो आपने लिख लिया, ये अब्रिविएशंस आ जाती हैं। अब अगर आपके पास आ गया जी 7 आ गया, तो 7 एक ऑड नंबर है, 7 में एक 1 प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास फोर्थ अब्रिविएशन बनती है, यानी चौथी अब्रिविएशन बनती है। उसने कहा सबसे पहले आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना होता है, ठीक है। ये आपके पास डेटा दिया हुआ था, आपने इसकी तरतीब दे ली छोटे से बड़े की तरफ लेके। उसके बाद उसने कहा जी इन्हें नंबर को काउंट्स करते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, 5 एक आड नंबर होता है, आड हो तो एक प्लस करना और डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 3 बनता है, तो थर्ड अब्रिविएशन इसकी बनती है। तो ये जवाब है, ये मीडियन हम मालूम कर रहे हैं। तो एक्स टाइल्ड इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाता है। उसके बाद उसने कहा मीडियन मालूम करें, सेम उसने कहा जी 6 बनता है, तो 6 बनता है तो वो 3 बनेगा, तो तीसरी अब्रिविएशन बनेगी। तो बेशक आप डायरेक्ट कर लें, आपके पास वही आंसर आएगा, अप्रॉक्स यही आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। 2 3 6 होगा। तो अदरवाइज ये फार्मूला आपके पास बनता, ये भी तकरीबन वही है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप डेटा, अगर आपके पास वो डेटा अगर यानी क्लासेस के अंदर या ग्रुप्स के अंदर अगर वो आपको दे दे, तो n/2 टिथ अब्रिविएशन बनती है, यानी आप उसे जितनी नंबर ऑफ अब्रिविएशन होती है उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और वो आपको क्लास देता है कि ये वाली क्लास है। तो ये हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन आती है। तो ये 10th ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास बनती है वो 10वीं क्लास, तो 10वीं हमारे पास क्या है, वो उसने कहा जी वो हमारे पास मीडियन उसका 2 बनता है। फिर यहाँ से उसने कहा है कि मीडियन क्लास आपने निकालनी है। अब आगे मीडियन क्लास जहाँ पे आगे इस्तेमाल होगी वहाँ पे मैं आपको मीडियन क्लास का भी बता दूंगा। उसके बाद ग्रुप डेटा के अंदर आपके पास हो तो फिर आपने ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है, फिर उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस क्लास का इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी लोअर लिमिट, ठीक है। तो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ मीडियन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब डेटा आपके पास ग्रुप्स की फॉर्म में हो। ये आपके पास एक ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा है। अब आपने इसकी अगर मीडियन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए उसने कहा जी इस क्लास की लोअर लिमिट, इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनती है वो ये है 12, जहाँ पे ये है, ठीक है। इसकी इसकी जो ग्रुप्स की फॉर्म में जो उसने कहा है कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी ये बनती है 144.5। इस क्लास का उसने कहा जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये बनती है प्रीसीडिंग उससे पिछले की मीडियन क्लास की, और फ्रीक्वेंसी उसकी ये आ गई हमारे पास। इस क्लास का इंटरवल कितना था? इनका इंटरवल हमारे पास उसने कहा जी 9 था, ठीक है। तो आपने इसमें पुट करना है। तो यहाँ से हम उसके बाद मॉड, मॉड क्या होता है? मॉड होता है फिर आगे दो किस्म का आ गया हमारे पास मॉड, ग्रुप डेटा की फॉर्म में किस तरह होगा, अनग्रुप डेटा की फॉर्म में किस तरह होगा। अब अगर अनग्रुप डेटा की फॉर्म में उसने आपको दिया हो, सिंपल आपने डेटा में से सबसे मोस्ट अब्रिविएंट नंबर जो होगा वो आपके पास मॉड होगा, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो मॉड कहलाती है। उसके बाद है कंटिन्यूज, यानी ग्रुप डेटा में आपके पास किस तरह होगा। ग्रुप डेटा में अगर आपके पास हो तो वही फार्मूला ये वाला लगेगा कि L प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ एम माइनस एफ वन माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इसमें L क्या है जी? L उस क्लास की
लोअर बाउंड्री, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो मॉडल क्लास कहलाती है। एच क्या होगा? एच उस क्लास का इंटरवल होगा, उस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, उस क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे उसने ये सारी चीजें दिखाई हुई हैं। उसने कहा जी ये मॉडल ग्रुप है। क्यों मॉडल ग्रुप है? इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है, ठीक है। तो इस क्लास की लोअर लिमिट तो ये आ गई आपके पास। इस क्लास का इंटरवल, इंटरवल 0 से लेकर 9 तक है, यानी सारी क्लासेस का, तो ये 10 है। उसके बाद इसकी प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो ये, इस क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 ये आ गई। उसके बाद H जो है वो वैसे ही पता है हमें कि इस क्लास का इंटरवल 10 है, तो आपने इसमें पुट कर देना है। तो ये आपके पास मोड आ गया। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन फिर दो तरह का होता है। एक आपके पास होता है अनग्रुप डेटा के लिए, एक होता है आपके पास ग्रुप डेटा के लिए। अब जब आपके पास डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में हो, यानी रैंडमली रॉ मटेरियल किसी भी फॉर्म में पड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 कॉमा से सेपरेट किया हो, तो आपने क्या करना होता है? उन सब नंबर को आपस में ज़रब देना होता है और काउंट करना होता है वो कितने नंबर है। यानी अगर 6 नंबर है तो 1/6 आएगा। एन की जगह पे आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा देनी होती है। उसके बाद है अनग्रुप डेटा की फॉर्म में अगर आपके पास डेटा हो तो आपने उसका ज्योमेट्रिक मीन का बाद में क्या करना होता है कि एंटी लॉग लेना होता है। इसका दोनों तरफ आप लॉग लेंगे। लॉग क्या होगा? पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से पावर स्टार्ट में आ जाएगी और ये चीज़ आपके पास आएगी। तो क्या है कि उसने एंटी लॉग लिया बोथ साइड पे, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ इस चीज़ का बनता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। जो एक्स है आपके पास उसके आपने लॉग लेना है, उन सब का सम करना है और जितने वो बनते हैं उस पर डिवाइड करना है। एंड पे जवाब को आपने एंटी लॉग ले लेना है। उसके बाद है ग्रुप डेटा। जब आपके पास डेटा ग्रुप्स की फॉर्म है तो आपने क्या करना है कि एफ के साथ लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, उनको सम करना है, बाद में उसका आंसर लिखना है और डिवाइडेड बाय जितनी फ्रीक्वेंसी बनती है वो लिखनी है। बाद में उसका आपने कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग आपने ले लेना है। शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग होता है। ये आपके पास है बेसिक फार्मूला। उसने कहा जी सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। लेट से ये आपके पास 3 नंबर थे, तो उसने कहा जी बेसिक फार्मूला अप्लाई करें और एंटी लॉग को अप्लाई करते हुए आपने, यानी दूसरा बेसिक फार्मूला और लॉजिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो लोगार्थमेटिक बनता है, यानी लॉग वाले फार्मूले को, सबको नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया और जितनी वो नंबर बने हैं वो यहाँ पे लिखा है। यानी 3 नंबर थे तो 1/3, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद है लोगार्थमिक फार्मूला जो है आपके पास लोगार्थम वाला, क्या है कि इसका log 2 लिया वो आपके पास ये आ गया, log 4 लिया वो आपके पास ये आ गया, log 8 लिया वो आपके पास ये आ गया। इसे सम करना है तो वो समेशन log ऑफ x कहलाएगा, ठीक है। तो वो ये है आपके पास, तो वो यहाँ पे आपने लिख लिया और जितने ये नंबर थे वो आपने ये लिखा, बाद में इसका एंटी लॉग लिया और ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद इसने कहा ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। इसका ज्योमेट्रिक मीन ये आपके पास है, ठीक है। तो किस तरह था? एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या था? समेशन एफ था, ठीक है। तो ये समेशन एफ है, सिग्मा एफ बराबर ये आएगा और सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। क्या किया कि जो इसकी क्लासेस निकली हैं, ठीक है, इनका मिड पॉइंट यानी ये आपके पास आया, ठीक है। तो मिड पॉइंट उसने निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया कि इनका लॉग लिया, इसका लॉग लिया और ये आपके पास है। इसको फिर आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। बाद में इनको सम किया तो बाद में इस फार्मूले में पुट के आना है। उसके बाद है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बराबर होता है एन बाय में समेशन 1/x के बराबर। फिर वही अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फॉर्म में, जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा था तब ये लगेगा, जब ग्रुप में होगा तब समेशन एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। ऊपर वही चीज रहेगी लेकिन समेशन एफ बाय एक्स आएगा। आपने हर नंबर को 1/12 किया वो ये आ गया, 1/5 किया वो ये आ गया, 1/8 किया वो ये नंबर आ गया, सबको सम किया। सम करने के बाद आपके पास ये नंबर बना है। और ये नंबर कितने थे? आपने इन्हें टोटल नहीं करना बल्कि इन्हें काउंट करना है। ये आपके पास 4 नंबर हैं, 1 2 3 और ये 4। एन की जगह पे आपने 4 लगाना है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि डेटा आपके पास अनग्रुप फॉर्म में है। आपने क्या करना है? ऊपर 4 लिखना है और नीचे आपने वो इसका टोटल लिखना है और ये आपके पास रिजल्ट आ गया हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा में। अब ये आपके पास ग्रुप आ गए हैं, यानी 33 से लेकर 40 तक का एक ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप है, फिर तीसरा ग्रुप है।
तो इसका फार्मूला उसने ऊपर दिया हुआ था, तो वो ये लगा है। उसने कहा जी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसने कहा जी मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के, उसे हम के कांस्टेंट कह सकते हैं, और के इटसेल्फ भी हो सकता है, के कोई भी नंबर हो सकता है। मीन अफेक्टेड करता है इसके ओरिजिन के लिहाज से, उसके बाद स्केल के लिहाज से, और उसके बाद अब्रीवेशन, सम ऑफ अब्रीवेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। ऑब्जर्वेशन का जो सम है उसका वेरिएबल एक्स का, वो मीन जो उसने कहा वो हमेशा जीरो होता है। अब उसने कहा जी मीन मालूम करें। लेट्स से उसने कहा सिंस वी से दैट एक्स इज सम ऑब्जर्वेशन, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ वन, मीन उसने ये निकाल लिया है, एक्स का बार बराबर है 34, सम किया डिवाइडेड बाय जितने नंबर थे उस पर डिवाइड किया, और ये आपके पास मीन आ गया। उसके बाद उसने कहा है एक ये आपको डेटा दिया हुआ है, उसने उन सबको सम किया, सम करने के बाद उसे निकाल लिया। अब ये डेटा आपके पास चूंकि ग्रुप की फॉर्म में था, तो उसने एक्स माइनस एक्स का बार, ये जब आगे आएगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विजिट्स मीन, समेशन एफ ऑफ एक्स बाय में समेशन एफ था खाली मीन के लिए, विजिट्स में सिर्फ और सिर्फ एफ की जगह पे डब्ल्यू आ जाता है, और कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसमें वेट आ जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हम विजिट्स लगाते हैं, वेट आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डब्ल्यू लगाते हैं। उसके बाद है हमारे पास एवरेज के हिसाब से उसने निकाला हुआ, यानी तीन प्रॉपर्टीज को सम, 3 साल का उसने रिकॉर्ड मांगा, इसलिए 3 3 साल की वैल्यूज को वो सम करता जाएगा, और इसी तरह वो रिजल्ट लिखता जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज निकाल रहा है। 3 डेज मूविंग का रिकॉर्ड निकाल रहा है, इसलिए एवरेज भी नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए वो भी छोड़ दिया। उसके बाद है ग्राफ लोकेशन, मीडियन, कोरलटाइल एंड मॉड। उसके बाद उसने कहा जी कोरलटाइल, अब कोरलटाइल आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास द मेजरमेंट डाटा यूज टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ डिस्पेरेशन, यानी जो प्रॉपर्टी है जो डिग्री को जाहिर करें वो मेजरमेंट कहलाती है। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद इस क्लास के उसने कहा जी रेंज निकालें, रेंज निकालने के लिए क्या है, सबसे बड़ी में से हम सबसे छोटी वैल्यू निकाल देते हैं, वो हमारे पास रेंज होती है। वेरिएंस, अब आ गया हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला और स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक जजर का फर्क है, ठीक है। एक में हम जजर स्केयर से खत्म कर देते हैं, और एक में हम जजर लगा रहने देते हैं। अब ये भी दो तरह का होता है, ग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला होता है, अनग्रुप डेटा के लिए अलग फार्मूला होता है। वेरिएंस बराबर होती है वी ए आर एक्स लगाते हैं, और ये एस का स्केयर होता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स माइनस एक्स का बार मीन होता है, सारी वैल्यूज को सम करना, जितने वो बनते हैं उस पर डिवाइड करना, और फिर हर क्लास में से हर वैल्यू में से उसे निकालते रहना। उसके बाद उसका स्केयर ले लिया, और ये आपके पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एब्रीविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन में सिर्फ और सिर्फ स्केयर लिया हुआ, स्केयर इस रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऐसा आ गया। अब उसने कहा जी फिर ये दो तरह का होता है, एक अनग्रुप डेटा के लिए ये उसने दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन, और ये वेरिएंस दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है। समेशन एक्स का स्केयर, यानी एक्स की वैल्यूज के स्केयर लेने हैं, और उनको बाद में एन से डिवाइड कर देना है, या फिर समेशन एक्स के साथ सम करना है एक्स की वैल्यूज का, और उन्हें एन पे डिवाइड करना है, फिर उनका स्केयर लेना है। ये सारा एक फार्मूला है, वेरिएंस का ये फार्मूला है, और ये स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है। सिर्फ और सिर्फ जजर का फर्क है, और कोई फर्क नहीं होता इसमें। अब ये अपने, उसने आपको डेटा दिया हुआ है, उसने कहा फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। आपने क्या करना है, एक्स का स्केयर लिया, एक्स का स्केयर लेने के बाद, यानी ये नंबर इनके स्केयर हैं, 7 7 बार 49, 3 3 बार 9 9 9 बार 81, 8 8 बार 64, इसी तरह ये नंबर आ गए। एक्स माइनस एक्स का बार उसने कैसे निकाला, एक्स का बार उसने निकाला इन एक्स की सारी वैल्यूज को सम किया, और डिवाइडेड बाई ये जितनी बनती थी उस पर डिवाइड किया, ठीक है। तो आपको ये 62 बनता है। अब सारे नंबरों को उसने 62 में से निकाला, 60 माइनस 62 माइनस 2, 70 माइनस 62, आपके पास 8। बाद में इन वैल्यूज के आपने स्केयर लेने हैं, -2 का स्केयर 4 रिटर्न करता है, क्योंकि माइनस एक इवन नंबर है ऊपर पावर में हमारे पास, तो यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 होगा। तो क्योंकि इवन नंबर ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव नंबर, तो इवन पावर चूंकि हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न करती है, लिहाजा बाद में ये लिखा है। तो बाद में उसने वेरिएंस के फार्मूले में और स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा के वाले में ये पुट की हैं, और अनग्रुप्ड वाला दूसरा जो है स्टैंडर्ड एविएशन भी ग्रुप डेटा में ये पुट की है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मीन निकाला हुआ है, और ये स्टैंडर्ड एविएशन निकाली हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज का फर्क था। उसके बाद आ गया हमारे पास अब
कोरल टाइल इसमें नहीं उसने बताए, तो कोरल टाइल मैं आपको हैंडआउट्स में से पढ़ा दूंगा। फर्स्ट कोरल टाइल, सेकंड कोरल टाइल, थर्ड कोरल टाइल, जितने आएंगे वो सारे पढ़ा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर बहुत पेपर में आप लोगों को मदद करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।